नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज राहुल गांधी, जयशंकर, इशाक डार जो बीजिंग में हैं, और प्रोफेसर अली खान, विजय शाह और भी ढेर सारी रफाल को लेकर के और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में आई हुई स्टोरीज को लेकर के भी बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि शशि थरूर की टीम जो अमेरिका जाएगी, अमेरिका जाकर के वो किससे बात करेगी, किसको समझाने जाने वाली है, किसके सामने भारत का पक्ष रखेगी, इन सवालों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के ट्वीट से। दरअसल राहुल गांधी ने आज सुबह फिर से उसी खबर को उसी पर रिट्वीट किया जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान पर सवाल उठाया था मई 17 को, और जिसमें उन्होंने कहा था, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एएनआई की वो वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले के समय पाकिस्तान को बता दिया था, और पाकिस्तान से कह दिया था कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर या सिविलियंस के उस पर कहीं हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको कुछ इस तरह का नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इसको लेकर के राहुल गांधी ने 17 मई को सवाल उठाया था, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। External Affairs Minister has publicly admitted that Government of India did it. Number one, who authorized it? Number two, how many aircraft did our Air Force lose as a result? ये दो सवाल पूछे थे उन्होंने। इसके बाद पीआईबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। पीआईबी ने कहा कि ये जो जयशंकर का बयान है, इस बयान को आउट ऑफ कंटेक्स्ट या गलत तरह से कोट किया गया है, गलत तरह से लिया गया है, ऐसा नहीं कहा है जयशंकर ने। फिर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी क्लैरिटी आई और ये क्लियर किया गया कि नहीं, जयशंकर का बयान ये नहीं था। जयशंकर के बयान का मतलब था कि हमला करने के बाद हमने उनसे कहा कि हमने आपके इन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, हमने आतंकियों के अड्डों पर हमला किया, उनको निशाना बनाया है, आपके मिलिट्री और इन सब पर नहीं किया है। तो लेकिन जो एग्जैक्टली जयशंकर का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट दरअसल कुछ और कहता है। वो स्टेटमेंट ये नहीं कहता है कि हमला करने के बाद पाकिस्तान को बताया गया। वो स्टेटमेंट से ये लगता है, उस स्टेटमेंट से ये लगता है कि भारत सरकार ने हमला करते समय पाकिस्तान को ये सूचना दी कि हम इन इंस्टॉलेशन जो आतंकियों के अड्डे हैं, जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उनको हम निशाना बना रहे हैं, और इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम कहीं और हमला नहीं करने जा रहे हैं, ना तो आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, ना किसी सिविलियन जगह पर जहां पे सिविलियंस रहते हो। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए आप रिटेलिएट मत करें। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब इसका मतलब बहुत साफ हुआ कि हम हमला करने से पहले या हमला करने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का मतलब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुई, शुरुआत कब से मानी जाती है उसकी? जब मिसाइल छोड़ी गई तब से शुरुआत मानी जाती है, ड्रोन छोड़े गए तब से शुरुआत, या जब से उसे कंसीव किया गया और उसे जमीन पर उतारने की शुरुआत की गई तब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत मानी जाएगी? ये सवाल है। खैर, जो राहुल गांधी का सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रहा है। वो चुभ इसलिए रहा है और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाना शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल वो पाकिस्तान की भाषा नहीं है, वो हिंदुस्तान का जेन्युइन सवाल है जो हिंदुस्तानियों के दिमाग में इस समय बैठा हुआ है, कुलबुला रहा है कि आखिर हुआ क्या। और ये स्टोरी जिस तरह से आई थी, जैसे पहले दिन जब पाकिस्तान ने क्लेम किया था, किसी का भरोसा नहीं हुआ था। अभी भी किसी को भरोसा नहीं है, भ्रम की स्थिति है। लेकिन पाकिस्तान ने जब क्लेम किया था हमने पांच जहाज मार गिराए भारत के जेट, तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। अभी भी 5 जेट की कहानी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है।
और लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी और जिस तरह से CNN ने फिर फ्रांस के कुछ सोर्सेस के आधार पर इस चीज को छापा, फ्रांस से ये खबरें आनी शुरू हुई, फिर दूसरे मीडिया जो आउटलेट्स थे दुनिया के, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे, इन सब में चीजें आनी शुरू हुई। तो फिर कान खड़े हुए सबके कि है क्या। और जब हमारे DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, तो हमारे जो एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल या जो एयर DGMO थे या DG एयर फोर्स ऑपरेशंस, मिस्टर भारती या जो भी नाम उनका था मुझे याद नहीं आ रहा, मिस्टर भारती शायद। तो मिस्टर भारती ने कहा कि उन्होंने उसका खंडन नहीं किया। ही सेड कि हमारे सारे पायलट, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, हमारे सारे पायलट लौट आए हैं और इस सब में ये सब चलता रहता है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इस टाइप की गोलमोल बात हुई, उससे और ज्यादा संदेह जो है वो बढ़ गया। अब जब राहुल गांधी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी दिन वाशिंगटन पोस्ट में एक बड़ी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है, वो हेडलाइन कहती है चाइनीज जेट्स कम्बैट डिबू ओवर कश्मीर रॉयल्स जियोपॉलिटिक्स। अब आप इस हेडलाइन को देखिए। इस हेडलाइन में दरअसल चाइनीज जेट्स की बात है कि इनका डेब्यू हुआ, और कश्मीर का मसला जियोपॉलिटिक्स में इस हेडलाइन के जरिए, हेडलाइन जो है, हेडलाइन में कश्मीर मौजूद है और जियोपॉलिटिक्स शब्द मौजूद है। तो आप इसके जरिए सोचिए क्या चीजें साधने की या क्या चीजें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल इसलिए चुभ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये बताने की जरूरत, ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो बताए कि भारतीय वायुसेना के क्या कोई जेट विमान गिराए गए या बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये क्लैरिटी के साथ भारत सरकार को बताना चाहिए, एयरफोर्स को बताना चाहिए, हमारी मिलिट्री को, जो जिम्मेदार लोग हों, जो भी भारत सरकार ने जिसे भी वो कर रखा हो कि भाई ये डिफेंस मिनिस्ट्री बताएगी या ये DGMO बताएंगे या कोई और PIB से रिलीज जारी होगी, व्हाटएवर। लेकिन ये एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते राहुल गांधी के सवाल दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर के लगातार सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरी पिल गई है। अब जो स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में है, उस स्टोरी का लब्बो लुआब भी एक बार आपको हम बता दें क्या है। इस स्टोरी में दरअसल क्या किया गया है, इस स्टोरी में ये बताया, मतलब जो जिन चीजों के सवाल तलाशे गए हैं वो सवाल ये हैं, क्या चाइनीज हथियारों की ताकत वाकई साबित हुई है। और इसमें कहा गया पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके चीनी निर्मित J-10C जेट्स ने भारतीय वायुसेना के कई विमान गिराए, जिसमें फ्रांसीसी राफेल भी शामिल है। लेकिन भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि चीनी हथियार तकनीक वाकई पश्चिमी या रूसी हथियारों से बेहतर है या नहीं है। दरअसल जो हमारे पास हथियार थे या तो रूसी थे या यूरोपियन थे या अमेरिकी थे या इजराइल के थे। तो ये सवाल एक। दूसरा, क्या यह संघर्ष चीनी और पश्चिमी सैन्य तकनीक की वास्तविक परीक्षा है जो 4 दिन हुआ यहां पर, या 3 दिन हुआ, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 4 दिन, वैसे तो 3 ही दिन माना जाएगा। तो विश्लेषकों के अनुसार, इस स्टोरी में यह कहा गया है कि विश्लेषकों के अनुसार, एनालिस्ट का मानना है, भारत पाकिस्तान के बीच यह टकराव पहली बार है जब चीनी और पश्चिमी हथियारों का आमने सामने मुकाबला हुआ है। इससे दुनिया को चीनी सैन्य तकनीक की असली क्षमता देखने का मौका मिला है, ये उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा है। तीसरा पॉइंट जो स्टोरी में कहा गया है, जो सवाल है जिसका जवाब तलाशा गया है, वो तीसरा सवाल ये है, क्या चीन पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ भारत के लिए रणनीतिक खतरा बन रहा है।
तो ये बात जो कही गई, इसमें स्टोरी में सवाल उठाया गया है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी खासकर आधुनिक हथियारों, ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग के जरिए भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है। चीनी जेट्स पर किल मार्क्स का प्रदर्शन भी इसी रणनीतिक संदेश का हिस्सा बताया गया है। और चौथा सवाल, क्या भारत की वायु रक्षा और सैन्य तैयारी में खामियां उजागर हुई हैं? यानी जो भारत की एयर डिफेंस है और जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, इसमें क्या कोई खामियां उजागर हुई हैं? तो स्टोरी में कहा गया है भारत ने अपने कई आधुनिक विमान खोए हैं, तो यह भारतीय वायुसेना की तैयारियों, रणनीति और हथियारों के एकीकरण पर गंभीर सवाल उठाता है। अगर पाकिस्तान का ये दावा सही है तो कुछ जो है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की नीति पर भी सवाल उठाया कि वह नुकसान स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। मतलब जो नुकसान स्वीकार नहीं कर रहा है, भारत इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, साफ साफ इनकार भी नहीं कर रहा और स्वीकार भी नहीं कर रहा। इससे जो है एनालिस्ट कह रहे हैं दिस इज स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पॉलिसी पर चल रहा है भारत, कि एक एम्बिगुअस स्थिति बनाए रखी जाए जिसमें कोई चीज साफ ना हो पाए, क्लैरिटी ना आ पाए, कि ना क्लैरिटी के साथ कोई कह सके कि पाकिस्तान सही है, ना क्लैरिटी के साथ कोई कह सके कि भारत के जो है विमान नहीं गिराए गए या गिराए गए। पांचवा सवाल जो उठाया गया स्टोरी में, वाशिंगटन पोस्ट ने जो उठाया है, जिसके जवाब तलाशे हैं, वो ये, क्या यह टकराव रीजनल और ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है? अब इसमें बहुत साफ तौर पर यह कहा गया है कि न सिर्फ साउथ एशिया यानी जो इलाका हमारा है भारतीय उपमहाद्वीप, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सैन्य गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है। और चीन के लिए यह जो है अपने हथियारों का विज्ञापन भी है, यह भी कहा गया, जबकि भारत के लिए पश्चिमी देशों के साथ गहरे सैन्य संबंधों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। और छठा सवाल जिसके जवाब तलाशे गए हैं, क्या चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल हैं? तो कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि अगर भारतीय मिसाइलें पाकिस्तानी रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, तो यह चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कश्मीर में हुआ यह संघर्ष, मार्केट कश्मीर कहा गया है, कश्मीर में हुआ यह संघर्ष चीन पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ की ताकत और भारत की सैन्य रणनीति की कमजोरी का संकेत है, या फिर दोनों पक्षों के लिए सीखने का मौका है? साथ ही क्या यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की शुरुआत है? इसको एनालाइज किया गया है स्टोरी में। अब इसके साथ ही एक स्टोरी और आई है, वो स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है वो उसमें कहा गया है, उसकी हेडलाइन भी समझने की जरूरत है। इसमें कहा गया, फाइटिंग ओनली कॉम्प्लिकेट्स इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान प्रॉब्लम। ये एनालिसिस स्टोरी है, एनालिसिस की गई है, और इसमें जो बात कही गई है उसको भी एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी ये एनालिसिस है, इसमें ये कहा गया, पहला इसकी फाइंडिंग एनालिसिस की ये है कि सैन्य संघर्ष का जो ये मिलिट्री ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसका सीमित प्रभाव है। भारत ने हालिया संघर्ष में पाकिस्तान को सैन्य रूप से जवाब तो दिया, लेकिन यह जवाब सीमित रहा, इसमें जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इस समस्या क्या है? समस्या है आतंकवाद। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने उठाया है, जिसको एनालाइज किया है, देखा है कि स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको देखने की कोशिश की, इसको समझने की और समझाने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने कहा है स्टोरी में कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चला आ रहा टकराव केवल
सैन्य कार्रवाई से नहीं सुलझ सकता। दूसरा पॉइंट, दोनों देशों के नेताओं ने बार बार कड़े कदम उठाए हैं लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। और तीसरा पॉइंट यह है, भारत के लिए यह एक परपेचुअल प्रॉब्लम बन गया है, मतलब जैसे कहते हैं नासूर बन गया है। परपेचुअल प्रॉब्लम मतलब नासूर बन गया है। और तीसरा जो इन्होंने एनालाइज किया है वो, क्या कश्मीर इशू जो है इट्स सेंट्रल टू इट, कश्मीर इशू की सेंट्रलिटी। तो इस पर इनका कहना है कश्मीर इस संघर्ष का मुख्य केंद्र है जहां दोनों देशों के बीच बार बार झड़पें होती हैं, स्थानीय लोगों को लगातार हिंसा, मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि जो मूल में जो चीज है वो कश्मीर इशू है, सेंट्रल जो पॉइंट है वो कश्मीर है। चौथा पॉइंट इन्होंने एनालाइज किया अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और वैश्विक चिंता, कि अगर भारत पाकिस्तान विवाद का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय है। इसकी बड़ी वजह जो दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, ये बड़ी वजह है। और अमेरिका और चीन दोनों इस क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं जिसमें स्थिरता पर सवालिया निशान लग जाता है। पांचवा पॉइंट, आतंकवाद और कट्टरता का मुद्दा जो है, बहुत एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पाकिस्तान पे आरोप ही है। भारत इसी, और ये जो पूरा इसके पीछे कारण था और जो लक्ष्य था वो ये था, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को नष्ट करना, उसको हिट करना और ये मैसेज देना कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भारत ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर जगह पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए घेरा है। और पिछले दिनों दरअसल भारत इसमें बहुत सफल भी रहा। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के मामले में बिल्कुल गिर गया था, लेकिन इस पिछले जो घटनाक्रम हुआ है 22 अप्रैल के बाद, जबकि पाकिस्तान को और ज्यादा उसके चारों तरफ कस जाना चाहिए था घेरा, लेकिन वो घेरा थोड़ा ढीला हो गया है। ये प्रॉब्लम है। जो अगली बात कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हुई हैं वो विफल रही। दरअसल दोनों देशों के बीच कई बार शांति वार्ता और डिप्लोमेटिक कोशिशें हुई, लेकिन ये लंबे समय तक टिक नहीं पाए। चाहे लाहौर, जैसे हाल की बात करें तो लाहौर डिक्लेरेशन था, फिर मुशर्रफ आए तो आगरा में समिट, वो बीच में ही भाग गए। बीच में कुछ और चीजें हुई जो दूसरी जगहों पर हमारे लोग मिले, लेकिन वो चीजें लंबे समय तक। और वहां से देखिए 65 से लेकर के 65 में वार हुआ, 65 में जो ताशकंद समझौता हुआ, वो 71 में जब बांग्लादेश की ये मतलब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जब गृह युद्ध चल रहा था वहां पर पाकिस्तान में, उस समय की स्थितियां, फिर शिमला समझौता हुआ, शिमले समझौता भी बहुत लंबा नहीं चल पाया, और फिर लाहौर डिक्लेरेशन वो भी बहुत ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य कि कोई दो प्रयास जो हुए हैं वो प्रयास लंबे समय तक नहीं टिक पाए हैं। दोनों जो पक्ष हैं एक दूसरे भरोसा नहीं करते, जिनसे कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं बन पाता। और क्या है भविष्य में क्या हो सकता है, इसके लिए इसमें एनालिस्ट का कहना है कि जब तक दोनों देश आपसी विश्वास और कट्टरता को नहीं छोड़ते तब तक यह समस्या बनी रहेगी। सैन्य कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवाद। अब इन स्टोरीज को जरा, दोनों स्टोरीज को, चूंकि दोनों अमेरिका के जो सबसे बड़े, सबसे प्रभावित करने वाले, मैं विश्वसनीय नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ईमानदार अखबार हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, अमेरिका की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। ये स्टोरीज आज के समय, इस समय कब आई, क्यों आई, जब हमारा एक जो प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, शशि थरूर के नेतृत्व में 22 तारीख को यूएस जाने वाला है। तो ऐसे समय में क्यों आई? ऐसे समय में जब विक्रम मिश्री शशि थरूर के अध्यक्षता वाली जो संसदीय समिति है उसको आज एड्रेस कर रहे थे, और उसमें वो कह रहे थे कोई न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के जो हैं उन पर ना तो ऐसा कोई मामला था, जो बात कही गई थी कि पाकिस्तान उस तरफ आगे बढ़ लिया था,
उससे भी उन्होंने इनकार किया। साथ में इस बात से भी इनकार किया कि भारत ने उन अड्डों को निशाना बनाया था जहां पाकिस्तानी एटॉमिक जो ये हैं आर्सेनल्स हैं वो जहां रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ये विक्रम मिश्री ने आज संसदीय समिति को जो शशि थरूर की अध्यक्षता वाली है उसमें ये बात बताई। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो सीज फायर हुआ है वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच तय हुआ है। और ये सब कहते कहते साथ ही आप देखिए उसके पैरेलल जो स्टोरीज चल रही हैं वो स्टोरीज कंटिन्यूअस ये चल रही हैं कि ट्रंप रुकने को ही तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है कि भैया हमने नहीं कराया, ये मानने को तैयार नहीं है। वो 6 दिन में 7 बार ये बात कह चुके हैं किसी न किसी तरीके से कि हम ही ने कराया है, भले हमें श्रेय ना दो, हम श्रेय नहीं लेना। आखिरी बार उन्होंने कहा हम श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन ठीक है हमने कराया है। तो ये चीजें साथ में चल रही। तो होता क्या है कि जब ऑफिशियल वर्जन इस तरह का आता है तो और साथ में हॉर्सेज माउथ से कोई बात आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्रंप जो है वो सत्यवान है और बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसा नहीं है। जितने झूठ ट्रंप ने बोले हैं उतना किसी राष्ट्रीय शासनाध्यक्ष ने और राष्ट्राध्यक्ष ने शायद हाल के इतिहास में तो नहीं बोले होंगे। पूरी एक लिस्ट अमेरिकन मीडिया ने छापी थी और इस बार भी जो टैरिफ वगैरह को लेकर के जो ट्रंप ने बोलना शुरू किया था उस पर भी शायद वाशिंगटन पोस्ट या मुझे लगता है इसमें इन 3 अखबारों में से किसी में वॉल स्ट्रीट या वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज छपा था कितने क्या है, मतलब क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, ये करके पूरा एक छपा था। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप जो बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य है और वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस इस बात को कहना, जब भारत के वो करीब माने जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के मित्र माने जाते हैं, कुछ दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को अपना डियर फ्रेंड कहते हैं, उसके बाद लगातार इस तरह की बात कहना जिससे कि भारत की किरकिरी हो, भारत की जो भारत सरकार जो बात कह रही है उसका खंडन हो, उस पर लोगों का भरोसा उठ जाए, इसका क्या मतलब है। अब जिस चीज पर मैं आना चाहता हूं वो ये है कि जब 22 तारीख को शशि थरूर वहां जा रहे हैं और स्टोरी जिस तरह की वहां की मीडिया में आ रही है, अब एक चीज और देख, शशि थरूर अमेरिका में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में किसको समझाएगी ये टीम। एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में उठा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये टीम किसको समझाएगी। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाएगी कि भाई आप जो बात कर रहे हो, आप जो सोचते हो गलत है, हमारा पक्ष ये है, यही लॉजिकल है, यही सही है, इसी को मानिए आप। या वो जेडी वांस को समझाएगी। जेडी वांस तो 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ था उस दिन हमारे देश में ही थे, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री उनके बच्चों को गोद खिला रहे थे। और जिस दिन हमला हुआ उसके अगले दिन जेडी वांस ताजमहल में अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह का उनका रहा है, भाई आप अब क्या जेडी वांस को समझाने के लिए जाएंगे या फिर मार्को रूबियो, जिन्होंने डिटेल्ड एक पोस्ट एक्स पर डाली कि किस तरह से जो है उन लोगों ने कोशिशें की और दोनों के बीच का वार रुकवा दिया, दोनों को सीज फायर पे तैयार कर दिया। तो किसको तैयार करेंगे, किसकी बात करेंगे। या एलन मस्क को समझाएंगे कि एलन मस्क की तो भूमिका भी नहीं रहेगी, एलन मस्क तो वापस अपने बिजनेस में चले गए, ज्यादा ध्यान वहां देने लगे। या फिर और भी लोग हैं भाई जो वहां पर हैं उनको समझाएंगे, या कांग्रेस में जो सांसद हैं उन लोगों को बताएंगे, पता नहीं किसको समझाएंगे जाकर अमेरिका में। ये देखना पड़ेगा। शशि थरूर को बताना भी चाहिए जाने से पहले। दूसरी बात ये भी सवाल उठता है कि जब इस तरह की स्टोरीज आ रही हैं,
आप देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ है। इशाक डार, मोहम्मद इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, आज वो बीजिंग पहुंच गए 3 दिन के लिए। बीजिंग में वांग यी से उनकी बात हुई। और वो क्यों पहुंचे बीजिंग? सबसे पहले वो बीजिंग पहुंचे, कहां पहुंचे? जो देश उनका उनके लिए खड़ा है, जो देश कहता है कि हम दोनों ऑलवेदर फ्रेंड्स हैं, वहां पर इशाक डार पहुंचे और 3 दिन रहेंगे, आज ही नहीं 3 दिन रहेंगे। और ये एक चीज और कही जा रही है जिसके चलते दो चीजें हैं। इशाक डार को क्या बीजिंग ने तलब किया है? एक बात यह है। दूसरी बात यह है, क्या जो है इशाक डार सबसे पहले, चूंकि 3 देश ऐसे थे जो खुल करके 2 तो खुल करके पाकिस्तान के साथ थे, जिसमें टर्की और अजरबैजान, और तीसरा देश चाइना था जिसने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे जिनका मतलब यह था कि जरूरत पड़ने पे वो पाकिस्तान का पक्ष लेगा, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाना चाहिए, और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अगर कोई हमला होता है तो वो हमारा मित्र ऑल वेदर फ्रेंड है। मतलब बहुत साफ, सॉवरेनिटी पर हमला होगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े, भले कहा ये नहीं। तो उस देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे, और वहां ये खबर भी आ रही है कि ये आमिर खान मुत्ताकी जो हैं वो तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान की है उसके विदेश मंत्री। और यहाँ ये याद रखना चाहिए, ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि हमारे पक्ष में खुल करके खड़े होने वाला देश या खड़े होने वाली जो एस्टेब्लिशमेंट था वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार थी। और ये वही तालिबान है जिन तालिबान के समय हमारे IC-814 इंडियन एयरलाइंस के विमान का जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था उसका अपहरण हुआ था और उसे कंधार हवाई अड्डे पे ले जाया गया था, और हमारे जो लोग उस विमान में थे उनको छोड़ने के एवज में हमें 3 ड्रेडेड आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, और वो तीनों आतंकवादी जो है अब हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर। तो ये जो 3 आतंकवादी थे, और वो लोग कौन थे? उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, और हमारे जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, ये भी उस समय की एस्टैब्लिशमेंट में थे, शायद IB या रॉक इसके जो भी हेड रहे हों, मुझे याद नहीं। और ये लोग, डोभाल साहब और जसवंत सिंह, आतंकवादियों को अपने हवाई जहाज में बैठा के कंधार ले गए थे, और कंधार में तालिबान विजयी मुद्रा में वो फोटो आपको याद आएगा अगर आप रिकॉल करेंगे या गूगल करेंगे, जिसमें हमारे मौजूदा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजित डोभाल, ये इनका कोट फरफरा रहा है हवा में एयरपोर्ट पर, और जो तालिबान लड़ाके हैं वो क्लाशनिकोव हाथ में लिए हुए और जीपों पर बिल्कुल चले जा रहे हैं विजयी भाव में। तो ये वही तालिबान है, और इस तालिबान सरकार को दुनिया में किसी एक दो ने वो दिया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। भारत ने भी मान्यता इस सरकार को नहीं दी है। ये वो लोग हैं जो लोग मानते हैं कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, उनकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उनका अगर कोई अंग दिख जाए तो उस पर तेजाब डाल देना चाहिए, टाइप की बातें करते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग हैं, और इन लोगों के साथ, मुत्ताकी के साथ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, जिन पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, उन जयशंकर ने एक तरह से ग्रेटिट्यूड अदा किया कि भाई आपने हमें सपोर्ट किया है, तो अब आगे का राह भी चलेगी। आगे की राह क्या चलेगी कि हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। शायद, मुझे नहीं पता कि क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आगे और क्या हो सकता है, भारत इसका जवाब क्या दे सकता है?
यही कि हम तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। और एक चीज और आपको बताएं कि तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान अमेरिका और नाटो की फौजें वहां से वापस जाने के बाद अफगानिस्तान में चीन बैठ गया। हम भी ढंग से बैठे हुए थे, लेकिन हमें वहां से निकलना पड़ा है तालिबान के आने के बाद। हालांकि जो इक्वेशंस बने उसमें तब जो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इस तरह करके तालिबान हमारी तरफ भी देखने लगा है, क्योंकि दोनों के दुश्मन पाकिस्तान है। तो ये एक वजह दिखती। अब मुत्ताकी को अगर चीन ने तलब किया है और डार को भी तलब किया है बीजिंग ने, तो एक चीज और मान के चलिए कि भले अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की शिकायत है, पाकिस्तान की शिकायत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनको अफगानिस्तान की सरकार सपोर्ट करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब अगर मुत्ताकी वहां कल परसों में पहुंचते हैं, मुत्ताकी कल परसों में पहुंचते हैं, इसका मतलब चाइना एक उस पर जाना चाहता है कि दोनों देशों के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए जिससे जो तनातनी का माहौल है, जो एक दूसरे के खिलाफ माहौल है, इस माहौल में कुछ कमी लाई जा सके। और अगर ऐसा चीन करता है, इसमें सफल होता है, तो रिसीविंग एंड पर कौन रहेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते। तो ये कहानी एक तो ये चल रही है। अब एक और कहानी पहले बात कर ले, फिर आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, जो अली खान का कहानी चल रही है, अली खान, विजय शाह और हमारे चीफ जस्टिस की। तो इसमें अब क्या है कि एक तरह से और चीजें देखी जा रही हैं। जो पाकिस्तान का जो क्लेम है, जो बातें ये कही जा रही हैं कि रफाल जेट एक गिर गया है, या तीन, पाकिस्तान तो तीन कह रहा है, कुछ लोग एक को लेकर के संदेह बना हुआ है। जो फ्रांस की मीडिया ने भी, फ्रांस के भी एक अखबार ने खबर छापी और फ्रांस का ही वो रफाल है। तो ऐसे में कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं कि अमेरिका रफाल के चक्कर में, कि रफाल और जो चीन का JF-10 जो है, इसकी जो इफेक्टिवनेस भाई उसी ने गिराया। तो JF-10 का जो सिक्का जिस तरह से चढ़ा है, इसके चलते अमेरिका फिलीपींस पर, चूंकि JF-10 साउथ चाइना सी में चक्कर लगाते हैं, ताइवान को लेकर के बड़ा इशू है। तो ऐसे में अमेरिका फिलीपींस पर दबाव बना रहा है कि वो F-16 ठेल दे वहां पर, इस डर में। आप सोचिए कहानी क्या चल रही है। दूसरी तरफ F-35 अपने यहां ठेलने का कहानी चल रही है। F-35 का जो किस्सा है, F-35 का किस्सा क्या है? F-35 का जो कुल मिलाकर के जो वो पड़ता है, एक F-35 का लाइफ टाइम में जो उसका खर्चा है सब मिला करके, दैट इज $1.3 ट्रिलियन। और एलन मस्क कह चुके हैं कि ये जो है कूड़ा विमान है, ये कूड़ा जेट है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके रखरखाव और इन सब चीजों पर जितना खर्चा होना है, उसके मुकाबले इससे होने वाले फायदे नहीं है, कहीं खड़े नहीं होते। लेकिन चूंकि अमेरिका अपने हिसाब से चीजों को देखता है, तो ये जो स्टोरी जा रही है, इनका एक एंगल ये भी है कि अमेरिका कुछ F-35 हमको टिका दे। और एक चीज और देखने की बात है कि अमेरिका और खास तौर पे ट्रंप ने हमको ढेर सारी चीजें ऐसी टिकाई हैं। आप अगर गूगल करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप ने 2016 में जब ट्रंप आए, उसके बाद 2020 तक भारत की रक्षा खरीद अमेरिका से कितनी बढ़ गई, और बहुत सारी चीजें हमें टिका दी उन्होंने। दरअसल ये बात सही है कि वो जरूरत भी थी, लेकिन जितने की बात चल रही थी, जिस प्राइस पे बात चल रही थी,
एक तो संख्या में उसे बढ़वा दिया और उसका प्राइस भी बढ़ा दिया। इस तरह से टिकाई गई चीजें। अब F-35 टिकाने के कार्यक्रम चल रहा है। तो एक एंगल इसका ये है, जो स्टोरी जा रही है कि भारत का जो एयरफोर्स है, भारत की जो रफाल जो फ्लीट थी, वो फ्लीट ग्राउंडेड हो गई। दरअसल जो एक चीजें ये भी फैलाई जा रही है कि क्यों नहीं एयर टू ग्राउंड वाला क्यों नहीं भारत की तरफ से हो। उसके बाद तो ग्राउंड टू एयर, इस तरह की चीजें चली। तो उसके पीछे यही चीज कही जा रही है। और भटिंडा में जो मलबा पाया गया, उस मलबा को लेकर के भी संदेह पैदा किया जा रहा है। तो एक अब देखना यह है, क्या अमेरिका अपने ये जो जेट्स हैं ये टिका देगा भारत को इस चक्कर में, ये देखने की चीज होगी। अमेरिका ने वैसे भी एक जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो प्रधानमंत्री ने जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था, प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि 2030 तक हमारा जो ट्रेड है वो $500 बिलियन हो जाएगा। $500 बिलियन जब हो जाएगा, अमेरिका से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे यहाँ आएगी, ये देखने की चीज है। तो जब ट्रेड हमारा $500 बिलियन होने वाला है, तो $500 बिलियन में बहुत सारी चीजें इस तरह की होंगी। देखिए, और उसी तरह फिलीपींस को जिस तरह वो अपने विमान टिकाने वाला है हमें चाइना का डर दिखा के, तो दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना के जो जेट्स हैं, उनका अपना हिसाब चल रहा है, उनकी मार्केट बन गई है। और दूसरी तरफ उनका डर दिखा करके अमेरिका जो है वो अपनी मार्केट तैयार कर रहा है। इस एंगल को हल्के में नहीं लेना चाहिए और देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कहां किसके सौदे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, गुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजीत जी ने जो है सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू गुरजीत जी। तो ये बात हुई। अब रफाल गिराने और बनाने ये जो खेल है ये एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ अपने देश में क्या खेल चल रहे हैं। जो डॉक्टर अली खान, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, और महमूदाबाद कहने में मुझे इसलिए भी मैं कहता हूं क्योंकि मैं महमूदाबाद के बगल का रहने वाला हूं, हमारे बगल का जगह है महमूदाबाद। तो राजा महमूद, अब बहुत सारी चीजें, आज वो भाटिया या जो भी नाम है, हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, नाम मैं भूल रहा हूं उनका क्या नाम है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि इनके दादे जो हैं वो पाकिस्तान को मदद करते थे। अरे भाई, इतिहास है ये, किसको मूर्ख बना रहे हो आप लोग। जो महमूदाबाद राजा साहब महमूदाबाद जो थे, वो मुस्लिम लीग के साथ आ गए थे। उससे पहले वो हालांकि मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जिन्ना के प्रभाव में मुस्लिम लीग के साथ आ गए थे और वो पाकिस्तान गए भी। वो पाकिस्तान गए, और लेकिन पाकिस्तान में उनका बहुत दिनों तक वो उनको लगा अरे ये क्या हो गया, हमने इसलिए नहीं किया था। उसके बाद वो इराक चले गए, इराक से फिर लंदन में रहने लगे, उनकी डेथ लंदन में हुई। और उनको जो है, और जो कह रहे हैं कि भाई पैसा दिया, उन्होंने पैसा दिया, ठीक है, वो मुस्लिम लीग को वो करते थे, जिन्ना को पसंद करते थे, जिन्ना से उनके रिश्ते थे, जिन्ना से बहुतों के रिश्ते थे। जिन्ना से जो दरअसल राजा महमूदाबाद जो थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में जो है जिन्ना और मोतीलाल नेहरू और ढेर सारे लोगों को रखा था, जिसमें मोतीलाल नेहरू मर गए तो उसके बाद कोई और आदमी आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ एक ट्रस्ट एक कुछ इस तरह का बनाया था उन्होंने। तो खैर, वो सारी चीजें अपनी जगह। वो पहले मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जिन्ना के आने के बाद जिन्ना की बातों से वो सहमत हुए और मुस्लिम लीग का सपोर्ट करने लगे, और फिर वो पाकिस्तान गए। लेकिन उनके बेटे पाकिस्तान नहीं गए, उनके बेटे पाकिस्तान नहीं गए, और वो यहीं रहे पूरा, और उनका पूरा जीवन जो है, और जो उनके बेटे थे वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, वो रॉयल सोसाइटी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, उसके मेंबर थे। पीएचडी की थी उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, कैम्ब्रिज या कहां से। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट, बहुत पुराना एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट दिखेगा आपको, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, और आज से नहीं है, मैं वही बता रहा हूं, बहुत पुराना है, 40s में खुला था, जब एस्ट्रोनॉमी अलग से सब्जेक्ट बहुत कम जगह हुआ करता था। उस समय राजा महमूदाबाद के प्रयासों से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट
खुला। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का दरअसल जो पूरा वो है उसमें राजा महमूदाबाद का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनके बेटे जो हैं वो, उनकी डेथ हुई मुझे लगता है 2003 या 2006 में। कांग्रेस से विधायक रहे 2 बार, हालांकि कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी वाले जो कानून बना करके वो बेचारे जिंदगी भर उसी से लड़ते रहे। और उसके बाद ये गवर्नमेंट आ गई, इस गवर्नमेंट ने भी गड़बड़ कर दिया। अभी भी वो लटका हुआ है मामला। उनकी करीब 7,000-8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लटकी हुई है। खैर वो अलग इशू है। ये जो है अली खान साहब जो है, ये भी कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं और ये पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट हैं, 2 पीएचडी किए हुए हैं। और दमिश्क की यूनिवर्सिटी से इन्होंने अरबी में पढ़ाई की। दमिश्क जो सीरिया की आजकल बात सुनते हैं, सीरिया बहुत खराब हालत में है, इन्होंने वहां पढ़ाई की। और अभी अशोका यूनिवर्सिटी में है, पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और इनकी अगर फेसबुक टाइमलाइन पर जाएंगे और सब जगह देखेंगे तो आपको वहां मुलायम सिंह यादव से लेकर ढेर सारी चीजें इस तरह की दिखाई देगी। तो जो एक बड़ी बात यह है वो, अब इसमें एक एंगल ये आ जाता है, चूंकि इनके पिताजी कांग्रेसी रहे हैं और इनके दादा मुस्लिम लीगी रहे हैं और पाकिस्तान का सपोर्टर थे और वो पाकिस्तान चले गए थे। और मैं आपको बताऊं, जो राजा महमूदाबाद थे, पूरा नाम मुझे अकबर खान या ऐसा कुछ नाम था उनका, तो वो जो है उनकी डेथ लंदन में हुई थी 1973 में परहैप्स। और 1973 में जब उनकी डेथ हुई, 73 या 83 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, जब भी उनकी डेथ हुई, उनकी इच्छा ये थी कि मुझे करबला के पास दफनाया जाए। तो उनको इराक ले जाया गया, इराक में करबला के पास उनको दफनाया गया। ये कहानी। और लेकिन ये सारे लोग बड़े विद्वान लोग, बहुत पोएट्री में बड़ी जानकारी और दखल, और ये इनकी भी, ये जो सज्जन हैं अली खान साहब, ये भी बहुत पढ़े लिखे और समझदार किस्म के व्यक्ति हैं। तो एक तो ये इनका बैकग्राउंड हो गया। अब सवाल उठाते, कल हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि उनकी पोस्ट क्या है, उसका हिंदी तर्जुमा भी सुनाया था। आज वो, अब तो अभी तो वो जेल में है, आज वो उनकी तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए उनकी जमानत के लिए कि भाई सुनवाई की जाए इस पर। तो चीफ जस्टिस ने बोला है कि अगले 2 दिन के अंदर या तो कल सुनवाई होगी या परसों होगी। अब कल सुनवाई होगी, परसों सुनवाई होगी, तो मेरी जो दिलचस्पी है वो इस बात में है कि जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इनके मामले में क्या कहता है, क्या टिप्पणी करता है। आज विजय शाह के मामले की सुनवाई थी। विजय शाह के मामले में, अब मैं आपको बता दूं, मेरी समझ के हिसाब से मैं चीजों को देख पाता हूं जिस तरह से, अली खान की पोस्ट में जो हिपोक्रेसी की बात कही गई है, वो हिपोक्रेसी विजय शाह के मामले में चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि साहब अली खान ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने यही तो कहा है कि ऑप्टिक्स आपने बहुत अच्छी क्रिएट की, लेकिन ये जमीन पर भी इसी तरह की चीजें हकीकत में दिखें, नहीं तो ये हिपोक्रेसी मानी जाएगी। दिस इज व्हाट ही सेड। और हुआ क्या, आपने ऑप्टिक्स क्रिएट की, कर्नल सोफिया कुरैशी को वहां बैठा करके, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बैठा करके, और विक्रम मिश्री जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बैठा करके। लेकिन आपका एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, ये कह रहा है कि कर्नल कुरैशी जो है आतंकवादियों की बहन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को उनकी बहन से जवाब दिया, ये कह रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके वकील ने कहा कि साहब उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा क्या माफी मांगने मतलब, अगर किसी को खराब लगा हो, इसका क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आड़े हाथ लिया है और साथ में एक एसआईटी बना दी है जिसमें 3 आईपीएस अफसर होंगे जो मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे, और वो आईपीएस अफसर प्रमोटेड आईपीएस नहीं होंगे, वो जांच करेंगे मामले के। हालांकि मेरी समझ में ये नहीं आया जांच किस बात की करेंगे। जो विजय शाह ने तो साफ साफ कहा है, और एक बार नहीं 3 बार ये बात कही, और पब्लिक फंक्शन में कहा है। जांच किस बात, कोई ऐसा तो है ना करप्शन के केसेस हैं, ये तो सिंपल सा एक रिमार्क है जो एंटी नेशनल है, जो कम्युनल है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डेरोगेटरी है, जो हमारे संविधान पर तमाचा है,
यही कहा जाना चाहिए कि खुल करके एक तमाचा लगा दिया है। तो इसमें जांच, खैर जो भी हो, मुझे नहीं पता कि उसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं, मुझे लगा वो मैं कह रहा हूं कि वो जांच का क्या मतलब, लेकिन ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रवैया अपनाया है। अब कल परसों जब भी अली खान के मामले की वो होगी, तब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है। और दरअसल आज जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, जो भी पूरा सत्ता है, सब पर टिप्पणी है ये। क्योंकि अभी तक ना तो प्रधानमंत्री का कोई बयान आया, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन नहीं कहा जाना चाहिए, ना गृह मंत्री का बयान आया, ना रक्षा मंत्री का बयान आया, ना मुख्यमंत्री का यह बयान आया। मुख्यमंत्री ने कहा कोर्ट जो फैसला होगा वैसा कर देंगे। ना जेपी नड्डा ने उनको वो किया, जो पार्टी के अध्यक्ष है। आप सोचिए, पहले होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था ऐसे बयान पर विजय शाह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, और जेपी नड्डा को बोलना चाहिए था कि ऐसा बयान वो कैसे दे सकते हैं, उनसे लिखित में मांगा जाना चाहिए था, जवाब मांगा जाना, शो कॉज इशू किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि ऐसी बात कहने वाला हर व्यक्ति जो है देश विरोधी है, वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। आज जब ये बयान करते हैं कि साहब राहुल गांधी तो पाकिस्तान की बात, कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की जुबान बोली विजय शाह ने, जिस पर कोई मीडिया जुबान नहीं खोल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पहलगाम भेजा था और उन्होंने जो कृत्य किया, जिस तरह से उन्होंने मर्डर किए, जनसंहार किया, और जो सवाल पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद गोली मार दी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि भारत में जो हिंदू मुसलमान की फॉल्ट लाइन है उसको और चौड़ा कर देना। विक्रम मिश्री जब अपने उसमें कहते थे, अपने जो जो ब्रीफिंग्स थी उनमें कहते थे कि पाकिस्तान ऐसा करना चाहता है, लेकिन हमारी ताकत है कि हम सांप्रदायिक एकता और इन सब चीजों के लिए, यही हमारी मजबूती है। लेकिन यही मजबूती हमारे देश की चुनी हुई सरकार के एक मंत्री, ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने को कहती है, जो पार्टी अपने को राष्ट्रवाद की अकेली ध्वजवाहक मानती है, उस पार्टी के मंत्री ने, जो 7 बार के विधायक हैं, उस मंत्री ने पाकिस्तान की जुबान बोली कि हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी वो आतंकवादियों की बहन है। आप सोचिए पहले। और देश में कोई सोचने को, जो लोग छोटी छोटी बातों पर, मेरे दिमाग में एक सवाल ये उठा कि एक कहीं कोई घटना होती है और असम में एफआईआर हो जाती है, गुजरात में एफआईआर हो जाती है, प्रतापगढ़ में एफआईआर हो जाती है, सुल्तानपुर में एफआईआर हो जाती है, तमिलनाडु में एफआईआर हो जाती है, और गिरफ्तार करने असम की पुलिस, तो गुजरात की पुलिस कहीं से कहीं पहुंच जाती है, गिरफ्तार करके ले आती है। उसी 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 वही सब लोग हैं। लेकिन एक नेता, एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है, और कहीं कोई एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर के लिए कोर्ट को आदेश करना पड़ता है। कैसे राष्ट्रवादी लोग हैं ये? कौन से राष्ट्र के वादी हैं? भारत के वादी तो नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है। अब देखना है कि भाई क्या कल परसों जब भी सुनवाई होगी तो हमारे वो क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा, हमारा कोर्ट क्या करेगा। एक और सवाल इसके साथ है, वो सवाल ये है कि जो मैंने सुबह भी बात की थी कि जस्टिस BR गवई, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने 14 तारीख को शपथ ली, जिनके शपथ लेते ही केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से 14 पॉइंट पर ओपिनियन मांगी गई है। अब मैं तो इसे यही समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे आए उन पर दबाव बनाने की कोशिश है।
क्योंकि आप उससे पहले याद करिए 8 अप्रैल को जब जस्टिस खन्ना ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने जब तमिलनाडु के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया था कि राज्यपाल जो है अनंत काल तक चीजों को लटका नहीं सकता है और न राष्ट्रपति लटका सकते। बहुत हल्ला मचा उसको लेकर के, और अंत में यह हुआ कि भारत सरकार ने, चूंकि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार की सलाह पर, जो प्रधानमंत्री, जो कैबिनेट है, कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 पॉइंट्स पर ओपिनियन मांगी है, और वो 14 पॉइंट पूरी तरह से 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब ये फैसला आया था तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठा दिए थे और बड़ी तीखी टिप्पणी कोर्ट पर की थी कि भाई पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। दूसरे तरफ जो एक बड़बोले सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा था फिर तो संसद पर ताला लगा देना चाहिए। इस तरह की बातें कही गई थी और अब ये कहा गया। खैर, तो जस्टिस गवई पर दबाव बनाने के लिए उनके चीफ जस्टिस बनते समय ही राष्ट्रपति भवन से एक पुलिंदा भेज दिया गया कि इसका जवाब दीजिए, मतलब इस पे अपनी राय दीजिए। तो ठीक है, लेकिन कल जब परसों या कल जस्टिस गवई अपने गृह राज्य गए, गृह राज्य में उनको पूरी तरह से प्रोटोकॉल के अनुरूप उनका ट्रीटमेंट, उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। Why this is so? This is the question. और जस्टिस गवई ने यह बात कही। जस्टिस गवई दरअसल अगर एक तो आप देखिए, जब वो बॉम्बे गए तो वो चैतन्य भूमि पर गए, मतलब बाबा साहब अंबेडकर को, और कोर्ट में भी बाबा साहब अंबेडकर के पर माल्यार्पण किया उन्होंने। और जस्टिस गवई एक इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि जस्टिस गवई पर एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसी के चलते उनके स्वागत के लिए वो जब बॉम्बे पहुंचे तो वहां पर ना तो डीजीपी थे, ना पुलिस कमिश्नर थे, ना चीफ सेक्रेटरी थी, कोई नहीं था, इस तरह के लोग कोई नहीं थे। जबकि चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल में चीजें हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई ये पसंद नहीं है कि ये सब चीजें हमारे साथ चलें, लेकिन मैं इस राज्य का रहने वाला हूं, पहली बार आया हूं चीफ जस्टिस बनने के बाद, और उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया। दरअसल ये बातें भी कही जा रही हैं, चूंकि जस्टिस गवई दलित कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए भी उनके साथ इस तरह का हो सकता है कि लोगों ने उन्हें हल्के से लिया हो। कोई भी स्थिति है, अगर दोनों या तीनों जो भी स्थिति है, वो स्थिति देश के लिए शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है। तो ये सोचिए इन सब चीजों पर। और दरअसल बहुत इस तरह की चीज चल रही है देश में कि तमाम चीजों पर, और जो स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों में उल्टा मामला चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी चल रही है कि भाई आप सेन बातें करें, आप अगर संविधान की बात करें, आप अगर मानवता की बात करें, आप अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करें, जो डेमोक्रेटिक नैतिकता की बात करें, तो आप देश विरोधी हैं। और कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहें तो आप राष्ट्रवादी हैं। तो आपके खिलाफ सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर करने में डिले करती है। मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं करता है, पार्टी सवाल नहीं पूछती है, प्रधानमंत्री नसीहत नहीं देते हैं, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर, जो बहुत खुला बयान है, साफ साफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है
किसी को कुछ भी उसमें व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। उस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बयान पर अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी एक सवाल पूछ देते हैं तो कहा जाता है ये पाकिस्तान की वो। इसको दरअसल हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, वो किसी का सपोर्टर हो, कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स से देश कहां जाएगा। एक चीज हमने 22 तारीख के बाद देख ली है कि किस तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया और कम्युनिकेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल है, जिस कंट्रोल के चलते वो कोई भी फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कर रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े ताकतवर प्रधानमंत्रियों में हैं या ताकतवर नेता हैं जिनकी तरफ दुनिया का हर नेता हसरत भरी निगाहों से देखता है और उनकी सलाह पर सलाह चाहता है। वो चाहता है मोदी जी उनसे बात करें, मोदी जी गले लगाएं, इस टाइप की बातें। G20 के दौरान आपने देखा पूरे देश में किस तरह की चीजें खड़ी की गई थी। ऐसा लगता था जैसे G20 की अध्यक्षता भारत को भारत की महानता और भारत की वजह से इस वजह से मिली कि भारत बहुत बड़ी ताकत है, जबकि सिंपल सी बात यह है कि रोटेशनल होता है। अब ब्राजील है या मुझे नहीं पता, ब्राजील नहीं, साउथ अफ्रीका है, तो यह रोटेशनल होता है। छोटे से छोटा देश G20 का एक छोटा देश भी एक दिन उसकी अध्यक्षता पाएगा। हमसे पहले इंडोनेशिया था, तो ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया बहुत बड़ा है और इंडोनेशिया के बाद हम आए तो हम छोटे हो गए, लेकिन अपने यहां इस तरह से फैलाया जाता है। एक पूरा अमित शाह ने बोला ही है कि हमारे पास 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब समझिए, कोई भी नैरेटिव लोगों के बीच में स्टैब्लिश कर देना पलक झपकते, और यही चल रहा है। और इसका खामियाजा हम लोगों ने अब भुगता, जब तब भी आंख नहीं खुल रही है। जब ये पिछले 4 दिन का जो संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ, पता चला दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। जिस अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के लिए यहां पर राष्ट्रवादी लोग यज्ञ कर रहे थे, इस बार भी और पिछली बार भी, वो राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा हमारे देश की 12 बजाई। प्रधानमंत्री मोदी की कलाई खोलने की कोशिश की उसने, पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। और बार बार ये सब क्या है, तालिबान ने हमें सपोर्ट किया और हमारे विदेश मंत्री को उनकी शुक्रगुजार होना पड़ा और मुत्ताकी से बात की, फोन पर उन्होंने जो भी बात की। आप सोचिए क्या क्या स्थिति है और माहौल क्या था, क्या बताया गया था। तो ये जो सोशल मीडिया और इकोसिस्टम पूरा है भारतीय जनता पार्टी का, आईटी सेल, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पलक झपकते कोई भी नैरेटिव लोगों तक नीचे तक पहुंचा दिया जाता है और लोग उस पर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 8वीं 10वीं 12वीं पास वाले पढ़े लिखे बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, लीडिंग लाइट्स हैं अपनी सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वकील हैं, जो जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, ये सारे लोग उस व्हाट्सएप से जो ज्ञान बांटा जाता है उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि ये मान लीजिए कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी का, कोई प्रोफेसर, कोई वाइस चांसलर, कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल, गेस्टेड ऑफिसर, ये सारे लोग अगर अपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट से किन्हीं ग्रुप्स में कोई इंफॉर्मेशन डालें, फॉल्स इंफॉर्मेशन भी डालें, तो लोग उस पर क्वेश्चन कॉमन आदमी नहीं करेगा। कॉमन आदमी मान करके चलेगा, अरे डिप्टी कलेक्टर साहब कह रहे हैं, अरे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इंजीनियर साहब कह रहे हैं, तो सही कह रहे होंगे। हम कहाँ, हम तो दुकान पे जाते हैं, नौकरी करते हैं अपनी छोटी सी, सुबह जाते हैं शाम को लौट आते हैं, हमें तो क्या पता, इनको सही पता होगा। और इस तरह से ये चीजें बनती हैं। आप अपने आसपास अगर जो चीजें आती हैं उन पर सवाल पूछ करके देखिए और पहले रिसर्च कर लीजिए, सवाल पूछ करके देखिए क्या जवाब मिलता है।
तुरंत लोग पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं क्योंकि तर्क नहीं होते हैं। यह प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।